लर्न टू ट्रेड वर्जन 2 वीडियो नंबर 3 सेम अनुपूर्णा जी। हेलो हेलो सर। हाउ आर यू? गुड सर। मस्त। आजकल आप बहुत शादी वादी अटेंड कर रही हैं। हाँ, हो रहा है घर इंस्टाग्राम में पे। दिख रहा है, आप इधर है उधर है इधर है उधर है। शेयर बाजार कौन देखेगा? सर शेयर बाजार में देखने लायक भी क्या है अभी सर? अरे शेयर बाजार में अभी नहीं देखने लायक है तो कभी होगा भाई। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। ठीक राइट है, सर, अल्टीमेटली हम लोग पैसा कमाते हैं एंजॉय करने के लिए, तो शादियां भी अटेंड करनी चाहिए। दोस्त यार की शादी में वहीं जा रहे होंगे आप, यस फ्रेंड्स सर, लोग के? ऑफ कोर्स। वेरी नाइस। तो कैसा चल रहा है? पहला 2 वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है कि बंद कर दें? सर मुझे तो काफी फायदा हो रहा है एंड द कमेंट्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स। एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग द एफर्ट दैट यू आर टेकिंग। कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि अनुपूर्णा जी को कैसे पता लग जाता है कि हमारा यही क्वेश्चन है। मैंने कहा इनको अलग से वरदान मिला हुआ ऊपर से, क्योंकि अनुपूर्णा का अनुपूर्णा इज बेसिकली माँ सरस्वती का सर है बिकॉज़ ना। आई एम आल्सो स्टूडेंट सर, अच्छा। इसलिए। चलिए मजाक कम करते हैं। आज क्या चर्चा करना है? सर टुडे समथिंग दैट मेरे साथ भी काफ़ी इशू होता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो फेसिंग इज द साइकोलॉजी। हाउ टू बिल्ड द राइट माइंडसेट, द राइट साइकोलॉजी टू ट्रेड। बिकॉज हाँ, आई नो थियोरेटिकली लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया निकल जाओ, या प्रॉफिट आ गया बुक करके निकल जाओ, बट इट्स नॉट इजी टू डू दैट सर। इट इज़ नॉट ईजी ऑब्वियसली। किसी भी फील्ड में खाली स्टॉक मार्केट की बात नहीं है ना। अगर आप साइकोलॉजी फील्ड को स्टडी करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इवॉल्विंग साइंस। इट इज़ नॉट ईजी टू डिकोड इट, और जो कर लेते हैं शायद वही सक्सेसफुल होते हैं। कई अगर किताब पढ़ने की अगर आदत हो तो कई किताबों में बात लिखी हुई है कि सक्सेसफुल लोग क्यों सक्सेसफुल है, कोई ना कोई रीज़न है, राइट? One of the reason could be they understand human psychology better than probably a not so successful person. तो शेयर बाजार में भी एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको शेयर बाजार में सक्सेसफुल होना है तो आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके अंदर में घुसिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ साइकोलॉजी और द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पीपल इन द मार्केट. That why some people are successful in market and why some people are not successful. क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। अच्छा छोड़ो स्टॉक मार्केट, ऐसा क्यों है दुनिया में कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो कुछ लोग नहीं है? आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्यों ऐसा है? So, of course, effort भी है, but luck also plays a big role. And maybe the habits that they have or something that they are doing every day that is helping them. I don't know if that's the right answer. What triggers a success story? What triggers? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा एस्पेक्ट बताइए जिसके कारण सक्सेस का पाथ ट्रिगर होता है। Maybe a major change in a life. Okay, that's good. Is that a change which is Could be led happy by change, something? led by something, or And probably some negative trigger, and then you come out of that, and because you come out of that you become very positive about yourself, right. and then your path changes, right? जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का कि आप अपने फेलियर को, फेलियर तो होंगे ही, आप अपने फेलियर को, चाहे वो शेयर बाजार में है चाहे लाइफ के अंदर में, आप अपने फेलियर को कितना अच्छा कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हैं एज अ लर्निंग और उससे अपने आप को उभारते हैं, वही डिफ्रेंशिएट करता है सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल पर्सन में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरा। Okay. मैं स्कूल में बहुत ख़राब था, मेरे रैंक आता था फर्स्ट और सेकंड नीचे से। आपको पता है 47 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मेरा रैंक आता था 46 40। अपने वो शर्म नहीं था उस बात का, बिकॉज हम लोग स्विमिंग करते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, उसमें बिजी थे, पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्लास 8 में हमारे स्कूल में एक चेंजेस हुए जहाँ बोला गया स्टेज पे उसको बुलाएंगे जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ टॉप 3। आप देखो हमेशा वो टॉपर और इन सब का डोमिनेंस रहता है स्कूल में, पर हमारे स्कूल में एक चेंजेस हुआ कि जो सबसे अच्छा जंप देगा ना परफॉर्मेंस में उसको स्टेज पे बुला के फेलिसिटेट करेंगे। Okay. तो मेरा क्या हुआ, क्लास 8 में रैंकिंग 44 43 से 8th आ गया। मुझे नहीं पता कैसा है, आई गेस
मे बी मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ उस समय, याद नहीं है, शायद मैथ्स में मैंने मेहनत की थी, मेरे एक टीचर थे उन्होंने मेहनत करवाई थी, तो उसके कारण, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है अगर आपने उसको क्रैक कर लिया ना तो आप टॉप 10 टॉप 15 में क्लास में आ ही जाओगे, बिकॉज मैथ्स के कारण बाकी सब्जेक्ट्स और बेटर हो जाते हैं। Okay. मुझे स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया गया, वो मुझे ट्रिगर कर गया कि नहीं, मेरे में तो दम है, मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है। फिर मैंने उस पाथ पे अपने आप को डाला कि नहीं यार पढ़ना है, क्योंकि आईक्यू तो है, अंदर में है, उसको मैंने दबा रखा था। स्टॉक मार्केट में भी ना कोई भी एक ट्रेड जिसमें लॉस होता है ना, उससे हम इतना कुछ सीख सकते हैं और उसी से ही हम अपने सक्सेस के फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं। तो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट फेलियर्स, वी शुड बी ओके विथ इट। और साइकोलॉजिकली बंदा तभी स्ट्रांग होता है जब वो फेलियर से उभर जाता है। Okay. बट मैक्सिमम लोग फेलियर से और डाउन हो जाते हैं, डिप्रेसिंग हो जाते हैं, अपने आप पे बिलीव कम हो जाती है, मतलब फेल हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। तो रेजिलियंस टुवर्ड्स फेलियर, एब्सोल्युटली। तो कोई भी ट्रेड, जैसे एग्जांपल लेते हैं, से पेटीएम है, राइट सर। हाँ मैंने देखा कमेंट के अंदर में हाँ। कुछ लोग थे जिनका पेटीएम में पैसा लग गया। ठीक है, पैसा तो लगेगा ही, इसमें क्या, शेयर बाजार में आए तो पैसा नहीं लगेगा, लगेगा ही, प्रोबेबिलिटी है ना, अल्टीमेटली लग ही सकता है, किसी ने लिख के नहीं दिया है कि आएगा ही पैसा, राइट। तो पेटीएम अगर आपने होल्ड कर रखा है तो क्या रीजन से होल्ड कर रखा है ये जानना बहुत जरूरी है। आपने सपोज ट्रेड किया था और आपका नुकसान हो गया, हो गया ना, अब उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, क्यों हुआ डेड, कोई ना रीजन से हुआ था, राइट सर। तो पेटीएम का एनालाइज करते हैं। ठीक Okay. है, तो लेट्स गो टू पेटीएम। पेटीएम का क्या बिजनेस है? So it used to be payments bank and चालू कैसे किया था पेटीएम ने? so हाँ wallet. सिंपल। Yeah. उसके बाद उसने आरबीआई का लाइसेंस लिया और वो पेमेंट बैंक बन गया, Right. बरोबर है। प्लस सेबी का लाइसेंस लिया, पेटीएम मनी बन गया। प्लस ई कॉमर्स करता था, फ्लाइट बेचता था, सब कुछ करता था, उसको बनना था अलीबाबा ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, बिजनेस मॉडल उन्होंने कोशिश की थी। मिस्टर शर्मा इज़ अ वेरी वेरी कैपेबल पर्सन, तो हम सबको एटलीस्ट उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को सैल्यूट करना चाहिए कि बंदे ने सोचा तो कम से कम, राइट। द मोमेंट आप लाइसेंसेस लेते हैं, आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ गए, Okay. तो एक रेगुलेटरी रिस्क आपके बिजनेस में ऐड हो गया। रिस्क जो है ना, उसके अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं। Okay. ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, की मैनेजमेंट पर्सनल रिस्क। जैसे एक बिजनेस एक बंदे पे डिपेंडेंट है, कल उसको कुछ हो गया तो वो बिजनेस का क्या होगा। तो हर तरह के रिस्क के कैटेगराइजेशन होते हैं। जैसे इन्होंने लाइसेंस ले लिया तो उन्होंने रेगुलेटरी रिस्क के घर के अंदर में अपनी एंट्री मार दी, राइट। इसका मतलब अगर किसी भी बिजनेस को आप इन्वेस्ट करते हैं तो सारे रिस्क का आपको क्लैरिटी होना चाहिए और मान के रखना चाहिए कभी भी कोई भी रिस्क इमर्ज हो सकता है। तो जब आप पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सब रिस्क के बारे में आपको पता है, राइट। सपोज आपने पेटीएम में इन्वेस्ट किया क्या आपने? नहीं सर, नहीं किया। सपोज आपने किया होता तो क्यों किया होता? अगर मान लो कि आपने किया है तो क्यों किया होता आपने? सर अगर इन्वेस्ट कर रही होती तो प्रोबेबली बिकॉज मुझे इसका बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक बहुत लग रहा है कि आगे जाके मुझे बहुत पैसे कमा के देगा, कैन बी प्रोबेबल मल्टी बैगर फॉर मी। करेक्ट। सो तो किस भाव में आपने इन्वेस्ट किया होता? जैसे अगर इसका लास्ट 5 साल का चार्ट देखें, हाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे पेटीएम पे, ओके। तो ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ था ये इस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, तकरीबन 1750 के प्राइस पे, और आज के रेट में ये 375 का प्राइस है। स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ, ये एक्चुअल में भाव गिरा है, ठीक है। हाँ सर। तो आपने सपोज 1750 में लिया था, मतलब आईपीओ के प्राइस पर, आईपीओ के प्राइस में जब लिस्ट हुआ तब आपने लिया था। ओके। ये सोच करके मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसके बिजनेस मॉडल में कन्विक्शन। अब उसके बाद गिर गया तो लॉन्ग टर्म वाले क्या करेंगे? और ऐड करेंगे और ऐड करेंगे और ऐड करेंगे जब तक उनको बिजनेस में
कन्विक्शन है तब तक, अगर उनको लगा कि ये बिजनेस तो बेकार हो गया है तब अपना लॉस बुक करके निकाल लेंगे, ठीक है। ओके। अब ये बिजनेस का कन्विक्शन पे क्वेश्चन कब आता है? जब कुछ ऐसा मैनेजमेंट करता है जो आपकी लॉन्ग टर्म विजन और मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म विजन के साथ में अलाइंड नहीं है। जैसे सपोज इसने पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया और आपको लगा ये क्यों कर रहा है, ये तो इसका काम नहीं था, ये मेरे काम से अलाइन नहीं है, मैं भेज देता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट तो कुछ और सोचने लग गया है। शुरू में तो कुछ और बोला था, अब कुछ और बोलने लग गया है। हो सकता है। हाँ। या उसने वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस चालू किया, हो सकता है आपके साथ अलाइनमेंट नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने एक जेट फ्लाइट अपने लिए, प्राइवेट जेट बुक किया बट कंपनी के अकाउंट में। आप उस कंपनी को रखोगे, शेयर को रखोगे? नहीं। क्यों भैया? अगर ट्रैवल करना है तो एयरलाइन यूज करो ना, अपना खुद का फ्लाइट क्यों खरीद लिया? जब भी मैनेजमेंट का डिसीजन से आपका अलाइनमेंट खत्म हो जाता है, आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाते हो एज एन इन्वेस्टर। ओके। नहीं तो आप अपने डिसीजन को क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू करते हो बेस्ड ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट आपके सोच के हिसाब से सही है तो आप नीचे लेते रहते हो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स is not in alignment to what you thought will happen to the company, आप उस कंपनी से एग्जिट कर जाते हो। ये एक वैल्यू इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच। सो एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए ना। बट सर ये सब तो विथ टाइम चेंज भी हो जाता है। मतलब सपोज टुडे आई फेल्ट दैट नहीं अभी अलाइन नहीं है, बट आई कुड बी लाइक रॉन्ग कि हो सकता है अभी मैं अलाइंड नहीं हूँ, बट 2 महीना बाद जाके अगेन देयर कुड बी अ प्रोबेबल चेंज। हो सकता है। तो चेंज ही को तो एस्टिमेट करना होता है। यही तो शेयर बाजार है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में, कुछ साल में इस कंपनी में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा जिसके कारण मेरा जो पैसा है वो और बढ़ेगा। आज का डेट में इस कंपनी का दाम है 375 रुपया। हाँ सर। आज मैं जो डिसीजन लूंगा इसको लेना है कि नहीं लेना है इज डिपेंडेड अपॉन माई एस्टिमेशन और माई एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। कि मुझे लग रहा है कि अभी रेगुलेटरी प्रॉब्लम जो आए हैं इसमें ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो मैं ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर में ये सारे रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। ओके। इसीलिए तो मैं एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हूँ ना। एवरी टाइम व्हेन यू आर बाइंग समथिंग एज एन इन्वेस्टर यू आर अ कॉन्ट्रेरियन। ओके। कैसे? बिकॉज मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ले रही हूँ, या आप विद द ट्रेंड भी ले रहे हैं तो आप काइंड ऑफ कॉन्ट्रेरियन, या आप मान ही रहे हैं कि ये और बढ़ेगा इसीलिए इस भाव पे अवेलेबल है। तो भाव पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉन्ट्रेरियन नहीं ना, कि आपको वो सस्ता लग रहा है इसीलिए तो आप ले रहे हैं, चाहे वो विद द ट्रेंड है चाहे विदाउट द ट्रेंड है। विदाउट द ट्रेंड इज वेरी अपरेंट बीइंग अ कॉन्ट्रेरियन, बट विद द ट्रेंड भी आप एक व्यू ही तो बना रहे हैं कि और बढ़ेगा क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेड इतना है। ओके। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी सोच बहुत अलग है। और एक बात याद रखना, जब भी किसी स्टॉक में एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हो तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि कल ये 50% नीचे खुलेगा। अगर वो वैसा है तो क्या आपको तकलीफ होगी? हाँ मेंटल सर। प्रॉब्लम होगा। हाँ तब मत करो, तकलीफ तब मत होगी करो, सर। तब इन्वेस्टर मत करो। जैसे 375 रुपये का स्टॉक है, अगर आपको आज इन्वेस्ट करना है, कल हो सकता है ये स्टॉक जो है वो आधा खुलेगा, मतलब 190 रुपये इसमें से कल घिसक सकता है। क्या आपको मेंटल ट्रबल देगा वो? सपोज आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 10,000 रुपये आधा हो गया तो 5,000 रुपये लग गया, ठीक है? नहीं, 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आधा हो गया, कल 500 रुपये हो गया, ठीक है? मे बी। हाँ ठीक है। क्या तो बेसिकली पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग। ओके। मैंने ये बात मेंशन भी की थी कि अपना टेम्परामेंट को बिल्ड करने का सबसे बड़ा टूल है वो है पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। कि इसके नीचे भाव गया तो मैं काट दूंगा, स्टॉप लॉस। इससे ज्यादा मैं पोजीशन नहीं लूंगा, उतना लॉस मैं सहन कर सकता हूं, मेरा हार्ट अटैक नहीं आएगा। पोजीशन साइजिंग। जब हम अपनी इन अ वेरी क्रूड लैंग्वेज औकात, जब हम औकात से ज़्यादा पोजीशन ले लेते हैं अपने आप को लिवरेज करके, तब हमको नर्वसनेस ज़्यादा होती है, तब हमारा टेम्परामेंट हिल जाता है। तो इफ आई एम समवन जो वो हैंडल कर सकता है टेम्परामेंट, तब तो बड़ा बड़ा खेलो, तब बड़ा पोजीशन लो। जितना नहीं टेम्परामेंट तो हम हर लेवल का हैंडल कर सकते हैं। 5 रुपए का भी टेम्परामेंट हैंडल कर सकते हैं, 5 लाख का भी हैंडल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा आप कन्विक्शन रखोगे
जितना ज़्यादा आप अपना रिस्क एपेटाइट को डिफाइन कर पाओगे उतना आप ज़्यादा अपना टेम्परामेंट को मैनेज कर पाओगे। तो पेटीएम के अंदर में पेटीएम जैसा स्टॉक, अच्छा हर स्टॉक का अलग अलग कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये स्टॉक में हो सकता है कि आपका टेम्परामेंट रिक्वायरमेंट अलग हो। कोई और स्टॉक देखते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है M6 है, ओके, रैंडम है, नो रिकमेंडेशन नथिंग है, एक रैंडम बातचीत हो रही है। इसका चाल अलग है, इसका चाल अलग है, इसमें अलग तरीके से टेम्परामेंट बिल्ड करना होगा। अच्छा शेयर बाजार छोड़ो ना, रिलेशनशिप्स, हर इंडिविजुअल के साथ आपका टेम्परामेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि वो इंडिविजुअल ही अलग है, उसका कैरेक्टर ही अलग है। तो स्टॉक मार्केट भी आप ऐसा जब समझने लग जाओगे ना कि ये एक इंडिविजुअल ही है और मेरे को इस इंडिविजुअल के साथ उसी का टेम्परामेंट के आधार पे काम करना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, जिनके पैसे लगे हैं पेटीएम के अंदर में, उनको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि वो थे क्यों इसमें। क्या आप इन्वेस्टर थे, वैल्यू इन्वेस्टर थे? क्या आप मोमेंटम इन्वेस्टर थे? क्या आप ट्रेडर थे? मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, आपको तो पता है, मैंने यही सिखाया आपको। अब है ना, पेटीएम के एग्जांपल में फिर चलते हैं और फ्रॉम अ मोमेंटम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव देखते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर का तो आपको समझ में आ गया, राइट, कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर उसमें वैल्यू दिख रहा था उसको, तो उसने मान के रखा था कि रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि लाइसेंस लिया है तो रेगुलेटरी रिस्क तो अपने आप ही अटैच हो गया। वो तो आपने अपना निर्वाण समझ के काम किया है, डोंट क्रिप। लेकिन मैं अगर मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, और इसी रीज़न से मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि कई ऐसे रिस्क होते हैं जिनको हम इवेल्युएट ही नहीं कर सकते। और रेगुलेटरी रिस्क को, अब उसने सपोज केवाईसी नहीं किया, उसका एक आया ना कि 1000 अकाउंट है पेटीएम बैंक के अंदर में जिसमें एक ही पैन नंबर यूज़ हुआ है, मुझे कैसे पता एज एन इन्वेस्टर? वो तो सामने आने के बाद पता लगेगा ना, जब तक सामने आया तब तक तो स्टॉक घिसक गया। मैं मोमेंटम इन्वेस्टर क्यों बना? मैं इसी रीज़न से बना कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैं मैनेजमेंट पे रिलाई कर रहा हूँ कि उसने कंप्लायंस ठीक से रखा होगा, बट उसने नहीं रखा, तो मेरा तो पैसा लग गया। एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर मेरा आरएस मॉडल ने, या आपको तो पता है आरएस मॉडल, राइट, इसने 900 रुपये के लेवल पे मुझे बोल दिया था मुन्ना निकल जा। आप देखिए तब से आरएस नेगेटिव है। 200 डीएमए भी कोई बंदा फॉलो करता तो भी निकल जाता, तब से आरएस जो है वो 0 के नीचे है। ये तो याद ही है ना आपको, लर्न टू ट्रेड सेशन नंबर 31। तो बहुत पहले ही एग्जिट का इंडिकेशन आ चुका था एज पर द इंडिकेटर्स। लोग बोलते हैं इंडिकेटर क्यों यूज करना है, प्राइस एक्शन देखो। मैं अपने लोग बात किए थे ये चीज़ की, हमको अगर भगवान के पास बात करनी है, कुछ अर्जी लगानी है, तो हमको पंडित जी के थ्रू तो जाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो इंडिकेटर वो सारे पंडित जी लोग हैं जो हमको भगवान जी के, सही भगवान आपके लिए कौन है वहाँ लेके जाते हैं। तो पेटीएम का एग्जांपल क्लियर हो गया। आप अगर इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर थे, तो आपने सोच समझ के रिस्क लिया। वो अब एग्जिट करना है कि नहीं करना है वो अब आपको सोचना है। मार्केट आपको नहीं बोलेगा एग्जिट कर जाए, ले ले। मोमेंटम इन्वेस्टर पहले एग्जिट कर चुका था। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्क्रीन देखेंगे, बायर सेलर में कौन हैवी है, बायर हैवी है, सेलर हैवी है। बायर हैवी है तो लेके काम करेंगे, सेलर हैवी है तो बेच के काम करेंगे। ट्रेडर का वही काम। कोई और स्टॉक लेते हैं ना, बताइए। सर एंजल वन। क्या बात है, आप कस्टमर हैं क्या इनके? नहीं सर। अच्छा, स्टॉक अच्छा लगता है आपको? सर आई हैड ट्रेडेड इन दिस स्टॉक। वेरी नाइस। तो अभी अच्छा छुपा लेते हैं, अभी एंजल वन में आप पोजीशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अभी तो मैं नहीं रखा। आप नहीं रखेंगे, बट अगर मैं ये क्वेश्चन किसी के पास सपोज है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एंजल वन रखूं कि नहीं रखूं, तो पहला क्वेश्चन उसको अपने आप से पूछना है। मेरे से नहीं पूछिए, इनसे भी मत पूछिए, किसी से मत पूछिएगा, अपने आप से पूछिए। अंधेरे में अंधेरा कर लीजिए, कैंडल जला लीजिए सामने, और फायर के सामने अपने आप से पूछिए क्यों लिया? लॉन्ग टर्म के लिए लिया, मोमेंटम के लिए लिया, क्यों लिया? ट्रेडिंग जर्नल याद है आपको, कर्मा पॉइंट? हाँ सर, राइट। तो अपना रीजन, कर्मा तो वही है ना कि जो पर्पस के लिए लिया वो पर्पस हुआ कि नहीं। अगर मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा बताइए? सो एग्जिट के हिसाब से जब ये आरएस
सो एग्जिट के हिसाब से जब ये RS यहाँ पे करेक्ट है, नेगेटिव हो गया, करेक्ट है, आई विल एग्जिट दिस, एग्जिट कर गया। राइट। अब मैं लूंगा, जब तक RS पॉजिटिव नहीं होता है Correct. and मेरा सेटअप बाय नहीं बोलता है, करेक्ट। आई विल नॉट। तो आपका सेटअप का बाय का क्या कंडीशन है? सो जब तक सुपर ट्रेंड मुझे बाय नहीं बोलेगा, Okay. ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं होगा, Okay. RS पॉजिटिव नहीं होगा, RSI पॉजिटिव नहीं होगा, Okay. तब तक मैं उस पे RSI 50 के ऊपर नहीं होगा। हाँ 50 के ऊपर। थोड़ा सा बात आपने सारी सही बोल दी, खाली एक छोटी सी बात आप मिस कर गए कि ये जो प्रीवियस हाई है उसको इसके तोड़ेगा ऊपर जाएगा, RS पॉजिटिव रहेगा, सुपर ट्रेंड भी प्लस आ जाएगा और RSI 50 के ऊपर होगा, तब मैं एंट्री करूंगा। मतलब मैं 3400 के पहले स्टॉक में एंट्री नहीं करूंगा। नहीं कर। फिर आप बोल सकते हैं कि सर ये तो गलत बात है, 10% का मूवमेंट मिस कर दूंगी मैं। उसका आंसर ये है कि क्या ये स्टॉक ब्रह्मा जी आपके आके बोले हैं कि 3150 के ये ऊपर ही जाएगा? ये 2000 क्यों नहीं जा सकता है? हो सकता है किसी को पता हो कि इस कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा है और वो बेच रहा है अभी, और जैसे फ्रॉड सामने आएगा 40% स्टॉक गिर जाएगा। सॉरी एंजल, मैं ये नहीं बोल रहा इसमें फ्रॉड है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमको तो नहीं पता था ना पेटीएम में कुछ गड़बड़ है। तो अगर एक इंडिकेटर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उस इंडिकेटर को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अभी हम नहीं घुसेंगे स्टॉक में, हम उसी स्टॉक में घुसेंगे जहां पर मेरा RS इंडिकेटर, जो कि स्टॉकेज में अवेलेबल है, थोड़ा मार्केटिंग भी कर रहा हूँ स्टॉकेज का, राइट, वो पॉजिटिव होगा। राइट। और स्टॉक्स लेते हैं ना, बताइए, अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरेक्शन करते हुए। ओके, सर एक स्टॉक था इलेक्ट्रा। सर एक बताइए। क्वेश्चन हाँ, और चलिए है। चलिए चलिए। सर क्वेश्चन ये है कि काफ़ी बार क्या होता है, द स्टॉक इज गिविंग अ ब्रेकआउट, अब घुस जाते हो, क्लोजिंग पे वो पूरा नीचे गिर जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग The end मतलब of जब the day. मार्केट बंद होता है। एक मिनट, स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो इंट्राडे ब्रेकआउट, हाँ, आपका मॉडल क्या इंट्राडे ब्रेकआउट का मॉडल है कि EOD ब्रेकआउट का मॉडल है? मैं एंड ऑफ द डे चार्ट के आधार पे ब्रेकआउट प्ले करता हूँ। तो कल क्योंकि वो ब्रेकआउट दे दिया था इसलिए मैं आज घुसा, ओके, आज वो ब्रेकआउट फॉल्स हो गया, मेरा RS इंडिकेटर तो अभी भी प्लस है ना, तो मैं क्यों निकलूंगा? वो तो RS इंडिकेटर जब नेगेटिव हुआ तब निकलूंगा, नहीं तो मेरा पोजीशन आ गया तो आ गया, उसमें क्या है? एक दिन का ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट पे थोड़ी ना मैं पोजीशन चेंज करता रहूंगा। आई एम नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर, नो, आई एम नॉट अ ट्रेडिंग फॉर 2 days 3 days। वैसे मैं तो अभी मंथली वीकली में चला गया कि जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आप बड़े अवधि में जाते हैं, बिकॉज आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते इतने ज़्यादा। तो मैं अभी मंथली और वीकली का कॉम्बो पे पोजीशंस लेता हूँ, बिकॉज कैपिटल भी बड़ा हो गया, मेरा माइंडसेट भी थोड़ा मैच्योर हो गया। बट जो लोग नए हैं वो डेली और 2 घंटे का या 75 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो उसमें क्लोजिंग के बेसिस पे एंट्री करेंगे। बट एग्जिट ऐसा नहीं कि फॉल्स ब्रेकआउट हो गए तो तुरंत एग्जिट कर जाओ, नो, ओके। वी हैव टू वेट फॉर द इंडिकेटर टू टेल अस कि ये फॉल्स था। खाली प्राइस को देख के हम रिएक्ट करने लगेंगे तो प्राइस तो हमको बेवकूफ़ बनाएगा ही। नहीं सर, दिस इज रिगार्डिंग एंट्री एग्जिट टू, बट एंट्री में सपोज इफ आई मतलब मैं अगर पोजीशन तो रियल टाइम ही लूंगी, राइट? मतलब जब अगर आप market रियल से- टाइम वाला सेटअप पे काम कर रहे हैं ना, अगर आप 45 मिनट या 2 घंटे वाला कर रहे हैं तब लेंगे, या 75 मिनट या 2 घंटे वाला। मैं तो नहीं लेता हूँ रियल टाइम, मैं तो EOD के आधार पे पोजीशन लेता हूँ। मेरा सेटअप क्या है, शाम को होमवर्क किया, स्टॉक निकाल लिया, मेरा ट्रेडिंग मार्केट आवर ही 10 बजे से 11 बजे तक है। 11 के बाद तो हम कोई एंट्री एग्जिट करता ही नहीं है अनटिल कुछ ऐसा आ गया कि अरे बाप रे हाकार मच गया, कोई बात आ गई, तब भाव देखते हैं। कोई स्टॉक लगता है जो बहुत नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा निकाल देते हैं उसको अगर लगता है तो, नहीं तो 10 से 11 के बीच में ही ट्रेड करना बस। अगर कोई स्टॉक में फॉल्स हो भी गया तो सेम डे एग्जिट नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे ही करूंगा एग्जिट। अच्छा, नेक्स्ट डे वो और गिर गया तो? गिर गया क्या है? अरे जो गिरने से क्या डरना है यार? अच्छा, ओके, यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, डरिए मत। ओके, गॉट इट सर। तो आपको तो पता है ना, एक टारगेट चल रहा है मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 2024 का, तो वो तो आप सपोर्ट करेंगे ना, कर रहे हैं, देखिए बढ़ा भी है अनुपूर्णा जी। Yes, मेरा sir. ना रिक्वेस्ट के बाद में सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। आई थिंक पीपल Sir, आर, congratulations. थैंक यू
तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर 2024 में अगर आप नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से मैं बंद कर दूं वीडियो रिकॉर्ड करना। अब आप देख लीजिए, आप चाहते हैं मैं इन्वेस्ट करूं अपना टाइम तो आप चुपचाप सब्सक्राइब करवाइए, नहीं तो 2024 तक 1 मिलियन नहीं हुआ तो देख लीजिएगा, मेरा हो सकता है मूड हो जाए कि मैं बंद कर दूंगा। सब बंद मत करिए, बंद कर मेरा दूंगा। रिक्वेस्ट है सर। नहीं, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, लास्ट में देखेंगे, देखिए नहीं हुआ तो फिर डिसीजन लेंगे, बट हाँ 1 मिलियन तो बनता है। यस सर, डेफिनेटली। चलिए, तो सब्सक्राइब करवाइए, आप तो कर ही रखे हैं मुझे पता है, बट यार दोस्त लोगों भी सब्सक्राइब करवाइए कि ये बंदा लगा हुआ है तो इसको रिकॉग्निशन तो मिलनी चाहिए। आप हर किसी को करवा देते हैं 1 मिलियन, यहाँ तो जेन्युइन बंदा बैठ के काम कर रहा है। So what I'll do is कुछ और questions है regarding psychology के, तो वो I will take up. So एक बंदा है प्रकाश विश्वकर्मा फ्रॉम धनबाद। उनका क्वेश्चन है हाउ टू वर्क ऑन माइंडसेट एंड साइकोलॉजी बिकॉज टेक्निकल गिव्स मी द राइट एंट्री बट आफ्टर दैट आवर माइंडसेट बिकम्स अनस्टेबल एंड बुक वेरी लेस प्रॉफिट बट बिग लॉसेस। तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मैं जेवियर्स में कलकत्ता में था, तो सुबह 6:30 बजे से क्लास होती थी, तो सुबह उठते थे, जाते 6 बजे, नींद में रहते थे बट चले आते थे। समा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गई थी कि नींद में भी है तो कॉलेज पहुंच ही गए, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम है, वो सेट हो गया था कि उठना है, ऐसे करना, ये करना, वो करना, पहुंच जाना है। फिर वहाँ नींद में मोटा मोटी क्लास कर लेते थे, पहला क्लास बहुत डिफिकल्ट, फिर चाय पीने जाते थे, चाय पीते थे, नींद को हटाते थे, फिर वापस क्लास में आते थे और फिर पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे। फिर वापस जो आना था कॉलेज से, वो भी एल्गोरिदम ही था कि क्लास ख़त्म हो गई, फिर अभी पापा के ऑफिस चले जाओ, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करके ये करके फिर वापस घर आ जाओ 2-2:30 बजे तक, कोई ट्यूशन जाना था। एल्गोरिदम है, सेट था सब चीज़। तो बेसिकली लाइफ में एल्गोरिदम डालना पड़ेगा। एंट्री का एल्गोरिदम सेट हो गया है, एग्जिट का एल्गोरिदम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। सो एंट्री को रिफाइन और करना ज़रूरी है। एंट्री एग्जिट दोनों को रिफाइन, खाली एंट्री को रिफाइन। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप विद अ स्पाउस और विद अ गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप बन के और एग्जिट करना नहीं आता है। दिस इज अ स्टॉक मार्केट वेयर एंट्री एंड एग्जिट बोथ हैज टू बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। इससे समझ में आया होगा। ये एग्जांपल से समझ में आ गया। मैं मैक्सिमम पीपल डजंट नो हाउ टू एग्जिट अ रिलेशनशिप। शादी के बाद तो डाइवोर्स है, उसके पहले no one knows how to exit. Right, sir. We'll take another one. I cannot see a losing trade and vice versa. I get panicked. It's not about the capital. I just feel that if I will watch a losing trade, let's not watch. सार समझ में आ गया कि जब मैं लॉस का ट्रेड देखता हूँ ना, जैसे कई लोग होता है ना, खून देखते हैं ना तो उनका माथा घूमने लग जाता है, बहुत घबराहट होती है। उनकी बनावट ही वैसी है। जो थोड़े कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं, तो बेसिकली ही इज़ वीक हार्ट, जो लॉसेस देख नहीं पाते हैं। शायद हो सकता है कि आपको आपके जो पैसा लगा हुआ है मार्केट में, या लॉसेस हो सकता है आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हैं इतने कि आप मार्केट में अफोर्ड कर सकें कि मैं खो दूँ। खोने का जो डर होता है ना, वो कैसे आता है? जब आप किसी चीज़ से अटैच रहते हैं, जब आपके पास वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल होती है, तो आपको अभाव होता है ना उसका, तो उसका डर है आपको। तो शायद आपने कैपिटल जितना डाल रखा है उतना डालना नहीं चाहिए। आप कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए, कम कैपिटल से काम कीजिए, तो लॉसेस आपको बॉदर नहीं करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आपने कैपिटल सिस्टम में डाल रखा है और पीयर प्रेशर है आपके ऊपर। ट्विटर में इतने लोगों का प्रॉफिट देख देख के आपको लगने लग गया है कि मैं भी इतना ही करूँगा, मैं डाल देता हूँ कैपिटल। बोरो करके आपने डाल रखा है, बहुत सारे आपने अपने ऊपर में प्रेशर पॉइंट्स बना दिए, जिसके कारण आप हैंडल नहीं कर पा रहे। दिस इज अ वेरी बिग प्रेशर पॉइंट। इवन आई फील दैट समटाइम्स कि जब सब लोग बोलते हैं मैंने तो डबल कर दिया, मैंने तो ट्रिपल कर दिया, दैट बिकम्स अ। जब लाइफ में ये अभी जो भगवद गीता की क्लासेस चल रही है, उसमें गुरुजी ने सिखाया है ये बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब तक आप ये सोचोगे ना कि आप कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, तब तक आपको ये प्रॉब्लम होगा। बट इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू नो द अल्टीमेट सुप्रीम इज कृष्णा एंड वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा, ठीक है, तो फिर देन यू आर रिलेटेड टू मी। तो आपकी खुशी में मेरे को खुशी मिलनी चाहिए कि आपने बहुत पैसा कमाया, मुझे खुशी हो रही है। दूसरों की खुशियां से खुशी होने लग जाए, तो फिर आपके ऊपर में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है।
इजी सेड देन डन, बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना। वो लोग साधु बन गए हैं, तो उनको पता है कि कैसे शेयर बाजार में भी अपने सबको साधु बनना पड़ेगा। So one last question. So how to build our mindset to invest more amount long-term investing without greed and fear? क्यों कर रहे हैं? ग्रीड और फियर तो चाहिए। If you are not greedy, how will you make more money? If you are not fearful, how will you exit your trades? उसमें क्या दिक्कत है? Greed, fear is part of this game, man. There is no harm in accepting the way they are. जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, आप एक प्रजम्पशन करते हैं ना कि कंपनी ऐसा करेगी, और उस प्रजम्पशन के अंदर में अगर आप थोड़ा सा ग्रीडी नहीं होंगे, ये मानेंगे नहीं कि कंपनी एक्चुअल में ऐसा करेगी, तब तक आप पोजीशन कैसे बिल्ड करेंगे? तो why are we always looking at greed and fear in a negative connotation? Let's give a positivity to this. कि greed is needed, right? Ultimately, I want to make big money, so there is no harm in being greedy a bit. But definitely, with greed, we need to have an exit plan. With fear, we need to have an exit plan. Exit is the most crucial. चाहे वो एक ट्रेड से, चाहे मार्केट से, चाहे ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन जर्नी। कई लोगों को इक्विटी मार्केट नहीं सूट करता, तो दे शुड हैव एन एग्जिट प्लान, राइट? राइट। सो बेसिकली आप बोल रहे हो ग्रीड एंड फियर होना इज नॉट द प्रॉब्लम, बट हाउ टू मैनेज दैट ग्रीड एंड फियर इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक ह्यूमन इमोशंस ना। गुस्सा तो आएगा ही, कैसे हो सकता है कोई जिसको गुस्सा ही नहीं आए? रोना तो आएगा ही। हाउ डू यू मैनेज and how fast you recover from those emotional disturbances? Those are the differentiation. Got it, sir. So I think we are done with this topic today. बाबा, ये बहुत heavy topic होता है, because this topic is not about stock market, it's about human emotions. And that's why I said in the starting of the video कि psychology पे अगर आप book पढ़ोगे, so can you recommend few books? You know, there are many books on psychology. I mean, आप just Google कीजिए तो आपको मिल जाएगी। हाँ. और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ specific books recommend करना चाहता हूँ, whatever suits you. But it should not be only books related to market psychology. It should be books on psychology, which gives you और आज का इंटरनेट पे इतने मटेरियल है, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ साइकोलॉजी की बातें होती है, तो यू नीड नॉट just read market. आप ओवरऑल अगर लिटरेचर्स पढ़ते हो तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ के आते हैं। अगर आप कर सकते हो तो आप भगवत गीता की क्लासेस करिए। सारी ह्यूमैनिटी की साइकोलॉजी, इनफैक्ट यूनिवर्सल साइकोलॉजी तो वहीं पर ही बैठी हुई है, बट इट्स डिफिकल्ट टू डिकोड दैट। यू नीड अ गुरु फॉर दैट ऑल्सो, राइट, एंड यू नीड टू फाइंड अ राइट गुरु हु कैन टीच यू भगवत गीता। और फॉर्चुनेटली इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ इस तरह के काफ़ी गुरु डेवलप होते हैं, तो आप कनेक्ट हो जाइए। विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू डजेंट मैटर, आप शायद मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, ईसाई होंगे, भगवत गीता इज़ रेलेवेंट फॉर एवरीवन। देयर इज़ नो रिलीजन बैरियर विच दैट स्क्रिप्चर गिव्स अस। सो या तो मे बी आप सीख के हमें सिखा दो। बहुत डिफिकल्ट है। मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, आई थिंक आई टेक एटलीस्ट 4-5 years ऑफ माई लर्निंग जर्नी बिफोर आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली, जितना कॉन्फिडेंटली मार्केट के बारे में बातें करता हूँ, उतनी कॉन्फिडेंटली उस ग्रंथ की बातें करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, ऑलराइट, यस सर। चलिए अन्नपूर्णा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। आपके थ्रू हम लोगों तक कनेक्ट कर पाते हैं और अपनी बातें कर पाते हैं, एंड विल रिकॉर्ड वंस अगेन सून। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आपको याद है ना 1 million 2024, आप पक जाओगे मुझसे, बट ठीक है, मतलब 2024 में इतना तो दे ही सकते हैं ना मुझे, पक जाइए थोड़ा, लेकिन नॉलेज तो मिल ही रहा है, और शेयर करिए नॉलेज, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस which a student like Annapurna wants to share with everyone. That's why we are recording together. और आप जितना शेयर करोगे उतना आपको भी कर्मा पॉइंट्स मिलेगा, उतना हम सब को कुछ ना कुछ अच्छा ही मिले वाला। ऑलराइट, थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के, तब तक जय हिंद।